हेलो बेटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे के लिए ढेरों सारी थैंक यू बेटा, ढेरों सारी बेस्ट विशेष आपको। और बस यही कामना करेंगे सारे टीचर्स, सारा पीडब्ल्यू फैमिली कि इस बार हमारा बच्चा 2023 में लाइन लगा दे सिलेक्शन की। क्लियर है बिल्कुल? तो थैंक यू अगेन अगेन एंड अगेन। तो अब चालू करते हैं। अगेन बेटा बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू और ढेरों सारा प्यार सारे टीचर्स की तरफ से, मेरी तरफ से भी। और यही दुआएं रहेंगी कि हमारे बच्चे नीट में ताबड़तोड़ सिलेक्शन की लाइन लगा दें। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा था हम लोगों का, तो आज उसको कंटिन्यू करते हुए जितना हो सकता है मैकेनिज्म कवर करते हैं आज। ठीक है, पहले रिवीजन देन अगेन कंटिन्यू। अरे हाँ भाई, तो कंटिन्यू करें। अब एकदम फोकस्ड, एकदम फोकस्ड, एकदम फोकस हो जाते हैं और एक बार रिवीजन करते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ढेरों सारा प्यार इस रिस्पेक्ट के लिए, इस एनर्जी के लिए, इस डेडिकेशन के लिए। तो करते हैं स्टार्ट। चलो करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट लेक्चर में कितना हो गया था, अब वापस आ जाओ। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में कितना हो गया था? हमने बेसिक समझा था कि व्हाट इज रेस्पायरेशन, व्हाट इज रेस्पायरेशन। फिर हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला पार्ट अभी स्कैप किया हुआ है, बाय चांस स्लाइड डिलीट थी, उसको हम लास्ट में ले लेंगे क्योंकि वो डिसकनेक्शन, मतलब कह सकते हो ह्यूमन का स्टार्ट कर दिया है, तो ह्यूमन का एंड होने के बाद हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एनिमल्स वाले पार्ट को सिंगल स्लाइड में कवर कर देंगे लास्ट में। क्लियर है बिल्कुल? तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझे थे व्हाट इज रेस्पिरेशन। बिल्कुल बेटा, ढेरों, अब मैं क्या बताऊं, आप कंटिन्यू इतने डेडिकेशन से इतना रिस्पेक्ट करते हो ना, इस रिस्पेक्ट की वजह से ही तो दम लगता है कि पूरी दम लगा दो, मतलब ऐसा लगता है कि पूरी दम लगा दो। देखो बहुत ज्यादा मुझे बोलना नहीं आता, बस एक डेडिकेशन आता है, अपने बच्चों के संग डट के मेहनत करना आता है और बस दिल से कोर से अपने बच्चों के संग जुड़ना आता है। और बस इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। ठीक है, बस यार इमोशनली बस मत करो। ठीक है, बस यार इतना, बस इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? व्हाट इज रेस्पिरेशन। मैंने बताया था इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। ये फिजिकल प्रोसेस भी और केमिकल प्रोसेस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिजिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो मैंने बताया था एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को टिश्यू के पास, टिश्यू से CO2 को वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, फिजिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल प्रोसेस सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे जो रन हो रहे हैं बेटा, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये है केमिकल प्रोसेस जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। फिजिकल प्रोसेस ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि डिपेंड करता है, जैसे ह्यूमंस में बात करते हैं, यानी जहां पर भी लंग्स होते हैं तो वहां पर मेन जो प्रोसेस होगी फिजिकल लंग्स के थ्रू होगी, जहां गिल्स होंगे वहां गिल्स के थ्रू होगी, जहां स्टोमेटा होंगे वहां स्टोमेटा के थ्रू होगी, जहां ट्रैकियल रेस्पिरेशन होगा यानी रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स होंगे उसके थ्रू रेस्पिरेशन होगा। यानी फिजिकल प्रोसेस में वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं, बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। सेट हुआ ब्रेन में या नहीं? हाँ बेटा, ढेरों सारी शुभकामनाएं, आप जो विशेष दे रहे हो। ठीक है, उसके बदले में मैं इतना ही बोलूंगा आपसे, बस हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं, सारे टीचर्स की दुआएं आपके साथ हैं। बस यही कहूंगा कि 2023 आपका वो ईयर होगा जो आपके और आपके पेरेंट्स के और आपके टीचर्स के ड्रीम को पूरा करेगा। बस यही, ऐसी हम सबकी दुआएं आपके साथ। ठीक है, ऐसी विशेष हैं आपके साथ। थैंक यू बेटा। तो कंटिन्यू करते हैं। अब प्लीज ब्रेन में सेट हो गया ना? तो हमने बात की थी फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में हमने सबसे पहले बताया था नंबर 1 ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में और लंग्स की एयर का वापस एटमॉस्फेयर में जाना, इसको बोलते हैं ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। फिर लंग्स
और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, देन अगेन इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यू। तो ये क्या हो गया, इंटरनल रेस्पिरेशन। और सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब हो गया सेल के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज एग्जांपल लिया है, पर यहां पर अमाइनो एसिड भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है, ठीक है। तो मेनली इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन का मतलब है डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू ब्रेकडाउन। क्लियर है बिल्कुल, डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू जो ब्रेकडाउन है, इसी को हम बोलते हैं केमिकल प्रोसेस या सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है ना, एकदम क्लियर है? हाँ बेटा, ठीक है। इनहेल एक्सिल फिजिकल प्रोसेस में आ गया, ठीक है। ये 4 स्टेप फिजिकल प्रोसेस में आ गए, सिंगल स्टेप केमिकल प्रोसेस में आ गया। अब कभी कंफ्यूज नहीं होगे किस किस के अंदर, सेलुलर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेपरेट मैकेनिज्म है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो डे की रिएक्शन होती है उसमें ऑक्सीजन लिबरेट होती है, और जो नाइट यानी डार्क के टाइम पे जो रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन, उसमें CO2 का यूटिलाइजेशन होता है। तभी तो कहते हैं रात के टाइम कभी भी प्लांट के आसपास या पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर CO2 के क्लाउड्स या CO2 का एक्यूमुलेशन होता है, और CO2 का जो एक्यूमुलेशन होता है ना, वो बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि CO2 की बाइंडिंग एफिनिटी कंपैरेटिव ऑक्सीजन 20 टाइम ज्यादा होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की 200 टाइम ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना है, रात के टाइम कभी भी किसी पेड़ के नीचे नहीं लेटना, समझ गए? क्योंकि CO2 कंसेंट्रेशन बढ़ी हुई होती है। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, सुपर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। हमने बात की थी, ठीक है भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन समझ में आ गया, इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन। तो इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन होगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एब्सेंस में भी हो सकता है। अगर ये इनडायरेक्ट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, तो क्या बोलने वाले हैं इसको? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर होगा तो इसको हम बोलने वाले हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है बिल्कुल? फिर से बोल रहा हूं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा एरोबिक, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, लिबरेशन ऑफ एनर्जी, यानी यहां एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होगा। और ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, लिबरेशन ऑफ एनर्जी बट स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में H2O का फॉर्मेशन नहीं होता, एरोबिक रेस्पिरेशन में H2O का फॉर्मेशन होता है। हां, एनारोबिक रेस्पिरेशन में CO2 की अगर बात की जाए तो मसल्स के केस में CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता, पर ठीक है, अगर फर्मेंटेशन ईस्ट के थ्रू बॉडी से बाहर हो रहा है बेटा, तो CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बॉडी के अंदर होगा लैक्टिक एसिड बनेगा, दो लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, और बॉडी के बाहर होगा तो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल बनते हैं, साथ में CO2 भी बनता है। क्लियर है बिल्कुल? यहां तक एकदम ब्रेन में सेट, एरोबिक और एनारोबिक। यानी एरोबिक होगा तो आग ही आग लगेगी, एनारोबिक होगा तो धुआं ही धुआं उठेगा, क्योंकि इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्लियर है बिल्कुल? चलो, इसके बाद हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर दिया था हमने। एनिमल वाला पार्ट तो अभी हम लास्ट में कराएंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने बताया था आपको सबसे पहले ट्रैकिया से लेकर के एल्वियोलाई तक का पूरा पार्ट। तो मैंने बोला था ट्रैकिया की स्टार्टिंग में क्या लगा होता है, एक ओपनिंग होती है, क्या बोलते हैं इसको? ग्लॉटिस। कवर को क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। और यहां पर एक साउंड बॉक्स होता है, कार्टिलेजिनस बॉक्स, क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स। कितनी कार्टिलेज के मिलने से बनता है? 9 कार्टिलेज के मिलने से इसका फॉर्मेशन होता है, 9 कार्टिलेज। इसके बाद कंटिन्यू ट्रैकिया आगे जाती है और 2 पार्ट में बाइफर्केट होती है, लेफ्ट और राइट। राइट वाला पार्ट थोड़ा स्लोप नीचे होगा राइट वाले पार्ट का, लेफ्ट वाले पार्ट का थोड़ा उठा हुआ होगा, झुका हुआ, उठा हुआ। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है, इसलिए जो ब्रॉन काय होता है लेफ्ट वाला उठा हुआ होता है और राइट वाला झुका हुआ होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये ध्यान रखना है आपको, पोजीशन लेफ्ट और राइट वाली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ठीक है। फिर हमने बात की थी ये कहां से बाइफर्केट होता है, डिवाइड होता है? T5 रीजन, 5th थोरेसिक वर्टिबल कॉलम से ये 2 पार्ट में बाइफर्केट हो जाता है। ओके, हैप्पी टीचर्स डे। कंटिन्यू कर रहे हो, कोई नहीं बेटा, अब एकदम फोकस करते हैं, ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, बीच बीच में मस्ती भी कर लेंगे, ठीक है। पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा का पूरा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया हमारा कि
बाइफर्केट में कहां से डिवाइड हो रहा है? T5 रीजन। किस में डिवाइड हो रहा है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कितने हो सकते हैं? 3। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई। फिर आगे डिवीजन किसका होता है? ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल कितने हो सकते हैं? 3। इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। अगेन बोल रहा हूं, इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी। इनिशियल, टर्मिनल एंड रेस्पिरेटरी। अगर मैं इनिशियल ब्रोंक्यूल की बात करता हूं, इनिशियल ब्रोंक्यूल की बात करता हूं बेटा, ठीक है, तो वहां तक तो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज मिलते हैं, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक, उसके आगे हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते। समझ गए ना? हाइलिन कार्टिलेज उसके आगे नहीं होते, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर हम लंग्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कौन से कॉमन करेक्टर है जो राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स दोनों में मिलते हैं? तो आप बोलोगे लोब्स। लोब्स राइट और लेफ्ट दोनों में मिलते हैं, ठीक है। ऑब्लिक फिशर, ऑब्लिक मतलब तिरछा, सेप्टम, फिशर मतलब डिवीजन, दोनों लंग्स में तिरछे वाले डिवीजन होते हैं, ऑब्लिक फिशर दोनों में होते हैं, ठीक है। ये कॉमन फीचर हो गए। अगर मैं आपसे पूछता हूं राइट लंग्स का स्पेसिफिक फीचर क्या है, आप बोलोगे ट्रांसवर्स फिशर। ट्रांसवर्स फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स। अगर मैं आपसे बोलता हूं कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, कार्डियक नॉच ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स। क्लियर है बिल्कुल? तो ये भी क्लियर हो गया। आगे हमने कंटिन्यू किया, आगे बात की थी हमने, ठीक है, जो कॉमन फीचर हो गए और स्पेसिफिक फीचर हो गए। लंग्स को कवर करने के लिए कितने लेयर थे? 2 लेयर थे। जो बाहर वाली लेयर होती है उसको पैराइटल, और जो विसरा ऑर्गन से जुड़ी हुई है विसरल। पैराइटल, विसरल, और दोनों के बीच में एक लिक्विड होता है, क्या बोलते हैं इसको? प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड जो दोनों मेम्ब्रेन को आपस में अच्छी तरीके से जोड़ भी रहा है, ठीक है, उनको सेपरेट होने से प्रिवेंट कर रहा है, ये प्लूरल फ्लूइड। पर साथ साथ में ये लंग्स को और अदर ऑर्गन के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। क्लियर है बिल्कुल? तो यहां तक हमारा क्लियर था। फिर हमने बात की थी रेस्पिरेटरी ट्री की। राइट लंग्स में 3 लोब, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब। क्लियर है? लेफ्ट लंग्स कंपैरेटिव राइट लंग्स छोटा होता है, ठीक है। क्यों होता है? आपसे पूछेंगे क्यों होता है, आप बोलोगे सर राइट लंग्स की में जो ब्रोंकाई है वो नीचे है, लेफ्ट की ब्रोंकाई उठा हुआ है, तो मैक्सिमम एयर कहां जाएगी? राइट लंग्स के अंदर। तो राइट लंग्स में अगर मैक्सिमम एयर जाएगी तो उसका डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन उसके अंदर ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, यानी मतलब सीधी सी बात है। और जब मैक्सिमम एयर की एंट्री होगी, एयर का डिफ्यूजन ज्यादा होगा तो उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए वहां लोब्स भी ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं, राइट में 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात क्लियर थी, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होना चाहिए। यस या नो? ब्रेन में सेट हो गया तो ब्रेन से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, या आग लगा दो। यहां तक अगर ब्रेन में सेट है तो ब्रेन से रिप्रेजेंट कर दो या आग लगा दो। बस सेट, एकदम यही चाहिए था मुझे, ठीक है। अब हमने बात की थी रेस्पिरेटरी ट्री, बस यही चाहिए था, यही ब्रेन में सेट मतलब बीएमएस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बीएमएस टर्म भी आप ही लोगों ने दिया है, ठीक है। मुझे तो पता ही था बीएमएस का मतलब, बच्चा बीएमएस लिखता था एक दिन, तो मैंने पूछा बीएमएस का मतलब क्या है, तो बच्चों ने कहा ब्रेन में सेट। तब से मेरे टंग से भी निकलना चालू हो गया ब्रेन में सेट, समझ रहे हो? तो इसका मतलब ब्रेन में सेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की थी, पहले मैं ओपी का मतलब भी नहीं समझता था, तो बच्चे लेके बोल रहे ना ओपी यानी आउट परफॉर्मेंस, इसका मतलब समझ में आया, या कुछ बच्चों ने अपने अलग अलग मतलब भी निकाले, ठीक है। तो आगे हमने बात की थी बेटा रेस्पिरेटरी ट्री, जो बहुत इंपॉर्टेंट था और यहां से क्वेश्चन बनता है। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्री की बात करते हैं तो लंग्स के अंदर जो सिस्टम है ना पूरा, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, इन्वर्टेड ट्री समझ लो, जिसमें ट्रैकिया डिवाइड करती है ब्रोंकाई या ब्रोंकस। ब्रोंकस का डिवीजन मैंने बताया कितने टाइप पार्ट में को? 3 पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। फिर ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल कितने? इनिशियल, टर्मिनल, रेस्पिरेटरी, 3 याद रखो। और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से क्या लगे हुए हैं? एल्वुलर डक्ट, जिनमें कौन लगे हुए हैं? एल्वुलर सैक। फिर से बोल रहा हूं, एल्वुलर डक्ट जिसमें लगे हुए हैं एल्वुलर सैक, ठीक है। और एल्वुलर सैक किसके मिलने से बनते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं स्मॉल स्ट्रक्चर को? एल्वियोलाई। आई बेटा, बहुत बढ़िया। एल्वियोलाई तक एकदम क्लियर था, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। एल्वियोलाई तक क्लियर है। तो ये ट्रैक था, इस ट्रैक को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट के अंदर, रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन। रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि यहां ओनली कंडक्शन ऑफ एयर होता है।
क्या डिफ्यूजन हो सकता है? नो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पर कंपैरेटिव थिक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, यानी कॉल्यूमनार या स्यूडोस्ट्रेटिफाइड। कंडक्टिंग जोन में कॉल्यूमनार या स्यूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जहां से एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है। जबकि रेस्पिरेटरी जोन के अंदर बहुत फ्लैट एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, फ्लैटिंड बिल्कुल चपटे, टाइल लाइक स्ट्रक्चर, यानी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं कहां पर? रेस्पिरेटरी जोन के अंदर। इसलिए रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन और कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंस एंड एब्सेंस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। कंडक्टिंग जोन में कॉल्यूमनार, सिलिएटेड कॉल्यूमनार एंड सिलिएटेड स्यूडोस्ट्रेटिफाइड होते हैं। रेस्पिरेटरी जोन में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। एकदम क्लियर है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो यहां तक ब्रेन में मुझे लगता है सेट हुआ होगा। ठीक है, अब हमने फंक्शन भी बताए थे कंडक्टिंग जोन के और रेस्पिरेटरी जोन के। कंडक्टिंग जोन का एक काम तो क्या हो गया? कंडक्शन ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर से एयर को रेस्पिरेटरी जोन तक लेकर के आने का काम कौन करती है? कंडक्टिंग जोन। एक्चुअल में कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट हो जाती है? आपके एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से, यहां से होती हुई ट्रैकिया के बाद प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, क्योंकि जैसे ही रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं तो टर्म आया ना रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी का मतलब ही है रेस्पिरेटरी जोन चालू हो गई। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का मतलब है रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट। क्लियर है? बिल्कुल। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का मतलब ही है रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो गई, और रेस्पिरेटरी जोन जहां पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। तो एक फंक्शन तो क्लियर हो गया, कंडक्शन ऑफ एयर। दूसरा फंक्शन क्या है? यहां पर सिलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, तो म्यूकस को रिलीज करने वाले गोबलेट सेल भी होते हैं, यानी सीलिया कंटिन्यू मूव करते हैं यूनी डायरेक्शनल, अंदर से बाहर की तरफ, और म्यूकस को भी अंदर से बाहर की तरफ लेकर के आते हैं। पर जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपके लंग्स में एंटर करता है तो उसको ट्रैप कर लेते हैं और बाहर लाने की कोशिश करते हैं, या लंग्स में जाने नहीं देते, यानी कंडक्टिंग एयर को क्लियर करते हैं फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। ये काम भी इस कंडक्टिंग जोन का होता है। क्लियर है? बिल्कुल। यहां तक कोई डाउट शाउट? एकदम ब्रेन में सेट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की थी बेटा इसके अंदर, समझना, आगे हमने क्या बात की थी? ठीक है, और क्या काम हो सकता है इसका? भाई म्यूकस की लेयर है जो क्या काम कर रही है? ह्यूमिडिफिकेशन। बिल्कुल सही, ह्यूमिडिफिकेशन। क्योंकि जब एयर अंदर जाती है, कितनी भी ड्राई एयर हो, तो ये म्यूकस की लेयर धीरे धीरे उसमें वाटर को इनबिल्ड करती है, मॉइस्चराइज करती है, यानी ह्यूमिडिफिकेशन भी करती है, यानी आर्द्रता, नमी को उसमें मिक्स करती है। कभी देखा होगा ना, ऐसे करो तो आपको जो एयर अंदर से आएगी ना, वो मॉइस्चराइज एयर होगी। ठीक है, तो मॉइस्चराइज एयर जो अंदर से बाहर निकलती है, उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, यहां तक ब्रेन में सेट हुआ होगा मुझे लगता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की थी, इसके बाद कंटिन्यू हमने आगे किया था, और हमने आपसे डिस्कस किया था बेटा, और क्या फंक्शन हो सकता है भाई? कंडक्टिंग एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के इक्वल लाने का भी काम इसी जोन का होता है। मेन 4 फंक्शन हो गए, कंडक्शन ऑफ एयर, ह्यूमिडिफिकेशन, क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, और लास्ट बताया था मेंटेन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। और शीशे भालीन कार्टिलेज कहां तक होते हैं? ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल के अंदर शीशे फाइलिन कार्टिलेज नहीं होते। फिर से बोल रहा हूं, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल में शीशे फाइलिन कार्टिलेज नहीं होते। कोई डाउट बेटा? लो वॉइस देखता हूं एक बार। वॉइस परफेक्ट आ रही है तो बताओ, वॉइस परफेक्ट है क्या? अब बताओ, वॉइस परफेक्ट है? लो वॉइस। ओके, अब बताओ, माइक मेरे बिल्कुल माउथ पर है। अब वॉइस परफेक्ट है तो थंब से रिप्रेजेंट कर दो, परफेक्ट है तो थंब से रिप्रेजेंट कर दो, परफेक्ट नहीं है तो क्रॉस बना दो। वॉइस परफेक्ट है तो थंब से रिप्रेजेंट कर दो, परफेक्ट नहीं है तो क्रॉस बनाओ। ओके, यस सर, परफेक्ट है।
सुपर, परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, परफेक्ट है, सुपर। बच्चों ने लिखा लो वॉइस, इसलिए मुझे लगा शायद माइक की, चलो कोई नहीं, माइक भी पास आ गया। तो अब यहां तक क्लियर था, कंटिन्यू कर दें अब। इसके बाद हमें स्टडी करना था कंडक्टिंग जोन के बाद रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन का टर्मिनल पार्ट में क्या था? एल्वेओलाई, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेओलाई। तो देखें कितना हम कर चुके हैं, ये हमारा क्लियर हो गया था, यहां तक तो कोई डाउट था ही नहीं आपको। देखो यहां तक हमने क्लियर कर दिया था, जैसे ये ब्रोनक्यूल्स हैं, ठीक है, ब्रोनक्यूल के बाद ये क्या आ गया, छोटे ब्रोनक्यूल में रेस्पिरेटरी जोन जब बताते हैं, छोटे छोटे एल्वुलस भी नजर आ जाते हैं इसके अंदर, ये एल्वुलर सैक दिख रहे हैं आपको। और हर एक एल्वुलर सैक का फॉर्मेशन स्मॉल स्ट्रक्चर से होता है। इन स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। हर एक एल्वियोलर सैक का फॉर्मेशन स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर से होता है। इन स्मॉल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्लियर है? तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। तो आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई, ड्रॉ कर लो मेरे साथ ही साथ। ठीक है, इसको ले लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोलाई। क्या हो गया आज? ठीक है, लग रहा है ना एल्वियोलाई। अगर मैं एल्वियोलाई की बात करता हूं तो मोस्टली एल्वियोलाई सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर की बनी होती है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। पर यहां कुछ मॉडिफाइड सेल भी देखने को मिलते हैं, मॉडिफाइड सेल, क्यूब शेप। चाहो तो एक एडिशनल पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं है, एडिशनल पॉइंट है इसलिए लिखाते रहो मैं, छोटा सा पॉइंट है एडिशनल, जो आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि डिसऑर्डर से रिलेटेड है थोड़ा सा, इसलिए कुछ मॉडिफाइड सेल भी देखने को मिल जाते हैं क्यूब शेप। इसके अलावा यहां पर कुछ फैगोसिटिक सेल्स भी होते हैं, और बेसमेंट मेम्ब्रेन तो होगी ना।
देखो हरे भाई एल्वुलाई हाईली वेस्कुलर होते हैं, यानी ब्लड वेसल तो उनके अराउंड होंगे ही ना, ठीक है, तो उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। इट इज अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, ये भी क्या है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। यहां से डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, ठीक है, यहां से एयर आ रही है, जा रही है। अच्छा, इनके बीच में भी एक लेयर होती है, ठीक है, बताइए बताइए, बनाइए डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। चलो यहां तक क्लियर है ना, बिल्कुल समझ पा रहे हो। तो अब समझने वाली बात यह है, समझना, ठीक है, ये तो एक एल्वेलाई हो गई, ये ब्लड कैपिलरी हो गई, ठीक है। यहां जो सेल दिख रहे हैं ना, ये एक एडिशनल पॉइंट है जो मतलब एनसीईआरटी में नहीं है, पहले बोल रहा हूं, पर एक डिसऑर्डर है, एटीलैक्टेसिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, बिल्कुल सच्ची कहानी भी बताऊंगा आज मैं इससे रिलेटेड, इसलिए सेल को समझना जरूरी था, ठीक है। कंटिन्यू, हैप्पी टीचर्स डे बच्चे, ठीक है। अब वापस आ जाओ, वापस आ जाते हैं, ओके, ठीक है, कंटिन्यू आ जाओ। तो अब सीधी बात कर रहे हैं बेटा, इट इज अ टाइप 2 निम्नोसाइट। टाइप 2 निम्नोसाइट्स, और यहां इनको बोलते हैं, सिंपल तो दिख रहा है ना आपको, टाइप 1 निम्नोसाइट। टाइप 2 निम्नोसाइट एंड टाइप 1 निम्नोसाइट। अगर मैं टाइप 2 निम्नोसाइट की बात करता हूं, टाइप 2 ये खास टाइप के मॉडिफाइड सेल है, इट इज अ मॉडिफाइड सेल, लिख भी देता हूं। मॉडिफाइड सेल समझते हो, ऐसी कोशिकाएं जिनका रूपांतरण हो गया है, रूप का अंतरण हो गया है, मॉडिफिकेशंस, ठीक है, ऑल आर मॉडिफाइड सेल, ठीक है। वो एक्चुअल में मॉडिफिकेशन से जिनसे जिनका फॉर्मेशन मॉडिफिकेशन से हुआ है। तो अगर मैं इन मॉडिफाइड सेल्स की बात करता हूं बेटा, तो ये स्पेसिफिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, वो क्या है समझाता हूं। ये रिलीज करते हैं फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड। अब आप कहोगे सर इस लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का काम क्या होता है, ठीक है।
समझो, ये यहां के अलावा और भी जगह होते हैं। ये सर्फेक्टेंट का काम करते हैं। याद हो हमने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, सर्फेक्टेंट बताया था आपको। सर्फेक्टेंट जो सरफेस टेंशन को कम कर दे, तो लंग्स के अंदर सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं, जिससे म्यूकस इकट्ठा नहीं हो पाता, स्प्रेडिंग हो जाती है म्यूकस की, ठीक है, प्रॉपर स्प्रेडिंग हो जाती है, उसका एक्यूमुलेशन नहीं होता। और जब बेबी यूट्रस के अंदर होता है तो उसके लंग्स कैसे होते हैं? कोलैप्स। जैसे ही बेबी बाहर आता है तो उसके लंग्स एकदम तेजी से ओपन हो, ठीक है, फूलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो क्राई करता है। जब वो क्राई करेगा, चीखेगा, तो तेजी से एयर अंदर जाएगी, पर उस एयर के जाने से लंग्स के फैलने में जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो लेसिथिन है, ठीक है। मानो एक नया बैलून है, नया बैलून एकदम टाइट होता है, फुलाने में उसमें बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है। और एक ऐसा बैलून जो पहले से आप 1 या 2 बार उस पर हवा भर चुके हो, तो क्या होगा? आसानी से एयर उसमें एंटर कर जाएगी। समझ रहे हो? तो एक नया बैलून है, जब फर्स्ट टाइम बेबी क्राई करता है और इनहेल करता है तो उसको फुलाने में प्रेशर लगता है, तो ये सर्फेक्टेंट वहां हेल्प करता है, जिसकी वजह से लंग्स की एक्सपेंडिंग प्रॉपर हो जाती है। समझ गए? तो इसीलिए जिन बच्चों के अंदर लेसिथिन प्रॉपर रिलीज नहीं हो पाता, या इस टाइप के सेल्स में कोई डिफेक्ट होता है, टाइप 2 निम्नोसाइट, तो उनके लंग्स प्रॉपर ओपन नहीं हो पाते, कुछ पार्ट कोलैप्स रह जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एटिलैक्टेसिस। बताऊंगा इसके बारे में, अभी जस्ट आगे जिक्र करने वाला हूं, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। उस प्रॉब्लम का मेन कॉज है इस प्रॉपर लेसिथिन का रिलीज ना होना, ठीक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब टाइप 1 निमोसाइट क्या है भाई? टाइप 1 निमोसाइट तो आप समझ ही रहे हो, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। समझ रहे हो? अब मैं आपसे पूछूं, अच्छा एक चीज और रह गया, ये देखो, ये पिंक कलर के सेल दिखा रखे ना, ये क्या है? ये आप समझ जाओगे, एल्वुलर मैक्रोफेज। alveolar macrophage, it is a phagocytic cells। ओके भाई, लंग्स के अंदर पार्टिकल्स भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें लंग्स के अंदर जाती हैं, तो लंग्स के अंदर इनका एक्यूमुलेशन ना हो जाए या कोई पैथोजन एंटर कर जाता है, तो यही मैक्रोफेज पकड़ के क्या कर लेते हैं? उसको इंगल्फ कर लेते हैं। तो मैक्रोफेज है, बट एल्वुलर, मतलब आपके एल्वुलाई वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं, सो इट इज कॉल्ड एल्वुलर मैक्रोफेज। यस, इट इज आल्सो कॉल्ड डस्ट सेल, क्योंकि डस्ट पार्टिकल को भी इंगल्फ करते हैं, पर स्टैंडर्ड नाम क्या है? एल्वुलर मैक्रोफेज। तो डस्ट सेल भी हम लिखते थे इसको, पर अभी ध्यान रखना है एल्वुलर मैक्रोफेज। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं आपसे पूछूं टाइप्स ऑफ सेल्स विच प्रेजेंट इन एल्वेओलाई, आप बोलोगे 3 टाइप्स ऑफ सेल। नंबर 1 एल्वुलर मैक्रोफेज, नंबर 2 टाइप 2 निम्नोसाइट जो लेसिथिन रिलीज करते हैं, नंबर 3 टाइप 1 निम्नोसाइट जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू है, जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एनसीईआरटी अगर खोल के बैठे हो तो एनसीईआरटी बोल रही है, और आता भी है क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर इन एल्वुलाई, नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर इन एल्वुलाई, तो क्या बोलने वाले हो? 3। बहुत बढ़िया, सुपर। नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर कितनी लिखने वाले हो? 3। नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर 3 होंगे, ठीक है। अगर मैं इन तीनों का नाम पूछूं आपसे, क्या है इन तीनों का नाम, तो यह भी पता होना चाहिए। नंबर 1 ध्यान से देखो, टाइप 1 या टाइप 2 किस टाइप के निम्नोसाइट? निम्नो मतलब निमोनिया टर्म आता है ना, निम्नो मतलब लंग्स या एल्वेओलाई से लिया गया है, निम्नो मतलब एल्वुलाई, ठीक है।
तो टाइप 2 या टाइप 1? टाइप 1 निम्नोसाइट, टाइप 1 निम्नोसाइट। तो टाइप 1 निम्नोसाइट जो होते हैं बेटा, वो यहां पर डिफ्यूजन लेयर का पार्ट है, ठीक है। नंबर 2, भाई ये क्या है, आपको क्या दिख रहे हैं? आपको कैपिलरी, कैपिलरी। अगर मैं कैपिलरी की बात करता हूं तो ये भी क्या है, सिंगल लेयर एंडोथेलियम से मिलकर बने होते हैं। तो एंडोथेलियम एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, कैपे करती है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी की जो एंडोथेलियम होती है ना, वो भी एक लेयर है। अच्छा, दोनों के दोनों किसके ऊपर होते हैं? बीच में देखो पिंक कलर का लेयर दिखा रखा है मैंने, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो नंबर 3 ध्यान रखना है आपको, नंबर 3 ध्यान रखना है आपको, बेसमेंट मेम्ब्रेन। आज टीचर्स डे का, ठीक है, मौका है, तो अचानक बात ध्यान आ गई मुझे, ठीक है। जिंदगी में कितनी भी बुरी स्थिति आ जाए, ठीक है, या दोस्त कितना भी सपोर्ट करें, 2 लोगों का कभी अनादर मत करना। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ठीक है। एक माता पिता का और एक अपने टीचर्स का, मैं सच कह रहा हूं, ठीक है। एक माता पिता का नंबर 1, नंबर 2 टीचर्स का। कभी भी मतलब कुछ भी गलत टर्म्स मत यूज करना उनके लिए, चाहे वो कितने भी बुरे से बुरे क्यों ना हो, ठीक है। टीचर कितना भी दुष्ट से दुष्ट क्यों ना हो, अपने मुंह से कभी भी उसके लिए नेगेटिविटी मत करना, क्योंकि उससे उसका कुछ लॉस नहीं होगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा अगर वो टीचर है तो, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूं, हर बच्चे से ये वाली बात बोल रहा हूं, कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, कोई कितना भी आपको स्टिमुलेट करे, नंबर 1 पेरेंट्स, नंबर 2 टीचर्स, इनका कभी इनके लिए गलत टर्म मत यूज करना, कभी इनका अनादर मत करना या अनरिस्पेक्ट मत करना, चाहे वो कुछ भी कैसे कुछ भी स्थिति क्यों ना हो, ठीक है। ये मैं दिल से बोल रहा हूं और सही बात बोल रहा हूं, ये नहीं बोल रहा मेरे लिए, ठीक है। मुझे ये नहीं बोल रहा कि अपने लिए, मैं हर टीचर के लिए बोल रहा हूं। ये वाली बात मेरी हर टीचर को डेडिकेट है। अगर वो टीचर है, मैं सच कह रहा हूं कि, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट होता है। तो कभी भी अगर आप मतलब इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि एनर्जी पर मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। तो पेरेंट्स और टीचर का बस अभी इतना ही बोलूंगा, कभी समझ रहे हो ना, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना, बुरे से बुरे क्यों ना हो, ठीक है। और भाई ठीक है, बुरे हैं तो आप अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो अनरिस्पेक्ट मत करना, इतना तो जरूर ध्यान रखना, ठीक है। पर पेरेंट्स कभी बुरे नहीं होते, ये ध्यान रखना। टीचर्स एक बार को बुरे हो सकते हैं, पर पेरेंट्स कभी बुरे नहीं होते। पर टीचर्स के लिए भी मैं ये बोलूंगा कि अगर रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छा टीचर नहीं है आपके आसपास, रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो अनरिस्पेक्ट मत करना। पर अगर टीचर की खाल में कोई भेड़िया घुसा हुआ है, ठीक है, उससे अलर्ट रहना, क्योंकि दुनिया है, कलयुग है, हर तरीके के लोग होते हैं। तो उसकी एक कॉमन सी मैंने एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। बट टीचर का कभी अनरिस्पेक्ट मत करना अपनी तरफ से, ठीक है। ये फैक्ट बता रहा हूं, उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। वापस आ जाओ। तो कई क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ डिफ्यूजन लेयर इन एल्वुलाई, कितने बोलने वाले हो? 3 लेयर। कितने? 3 लेयर, ठीक है। 1 2 3। टाइप 1 निमोसाइट, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ। भाई दोनों ही एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन आपस में चिपकी हुई है, ठीक है भाई। एल्वुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों मिलाकर के पिंक कलर से रिप्रेजेंट किया है हमने। जो नॉन सेल्यूलर है, सेल्यूलर नहीं है,
तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन भी एक लेयर का पार्ट है। तो टोटल मिलाकर के नंबर ऑफ लेयर कितने हो गए? 3 लेयर हो गए। यहां तक मुझे डाउट, मतलब मुझे लग रहा है कि आपको डाउट एकदम क्लियर हो गए होंगे सारे। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी में दे रखा है, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन लेयर, ये भी आप बता पाओगे भाई थिकनेस कितनी है? एनसीईआरटी में क्या दे रखा है थिकनेस के बारे में? कितनी होती है थिकनेस? 3 लेस देन 1 mm। 1 mm से भी कम थिकनेस होती है, लेस देन 1 mm। थिकनेस कितनी होती है? लेस देन 1 mm, यानी 1 mm से भी थिकनेस कम होगी। समझे या नहीं समझे? हाँ बिल्कुल सही, लेस देन 1 mm, बिल्कुल सही। तो यहां तक क्लियर है? इस एल्वोलाई से रिलेटेड कोई डाउट शाउट अब बचा नहीं होगा, नहीं? हाँ भाई, लेस देन 1 का मतलब 0.5, 0.4, 0.6 कोई भी डेटा आ जाएगा, ठीक है, लेस देन 1 mm, ठीक है, इस तरीके से आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए। तो यहां तक एकदम क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट शाउट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम दे रखा है। एनसीईआरटी क्या बोलना चाह रही है भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन एनसीईआरटी ने दिखा दी है, अभी हमने डायग्राम बना के भी दिखा दिया इसका, ठीक है। रेड ब्लड सेल भी एनसीईआरटी दिखा रही है, ठीक है। कैपिलरी भी एनसीईआरटी दिखा रही है, कैपिलरी भी दिखा दी एनसीईआरटी ने। यहां से जो ब्लड एंटर कर रहा है, कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर रहा है। यहां से जो ब्लड बाहर आ रहा है, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट? डीऑक्सी ऑक्सी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एल्वुलर वॉल 1 सेल, भाई यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आती। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एटीलैक्टेसिस। फिर से बोल रहा हूं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब एटीलैक्टेसिस। कंटिन्यू करें। अगर मैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या एटीलैक्टेसिस की बात करता हूं, तो अभी मैंने बताया था, अगर मैं सच्चा केस बता रहा हूं, हाँ कोटा का केस है, कोटा का ही केस है, ठीक है। मेरी बिटिया जब हुई थी, तो यहां पर डॉक्टर सपना, डॉक्टर सपना है, ठीक है, कोटा के अंदर, उन्हीं का केस बता रहा हूं। तो सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, ठीक है, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, पर आज की डेट में बहुत ज्यादा मात्रा में डॉक्टर ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को भी सिजेरियन में कन्वर्ट कर देते हैं। तब भी चलो इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। सिजेरियन के बाद जब बेबी होता है ना, उस बेबी को कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके अपना बिल जनरेट कर लेते हैं। तो आज की डेट में मैक्सिमम डॉक्टर ने एक कॉमन सी चीज पकड़ ली है, एटीलैक्टेसिस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अगर वो गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है। समझना मेरी बात, उसमें होता क्या है, जब बेबी का बर्थ होता है तो ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि बच्चे को एटीलैक्टेसिस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके लंग्स एकदम एक्सपेंड नहीं हुए, तो उसके लिए 2 दिन वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा जिससे लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड होंगे, ठीक है। जिसका ये बहुत बड़ा सा चार्ज बनाते हैं, बिल बनाते हैं, तो एक लूटने का तरीका है, ठीक है। सेम कोटा में भी एक कुछ सपना करके डॉक्टर है, ठीक है, सेम केस मेरे संग भी हुआ, आप समझ रहे हो, सेम केस हुआ, तब मैं समझा कि इंडिया के अंदर ये बहुत कॉमन हो गया है। लोगों ने बताया यार हमारे संग भी ऐसा हुआ। तो जब मैंने पूरी इंक्वायरी की, लग रहा है कि ये तो लाइन लगी हुई है, क्योंकि मुझे पता था कि ये केस नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी, ठीक है, हमने बहुत सारे सप्लीमेंट्स यूज किए, बहुत सारी चीजें ऐसी यूज की जो बेबी के और मदर की हेल्थ के लिए बहुत एसेंशियल थे। वहां तो पॉसिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि इतना हमने बहुत हर चीज का ध्यान रखा था। और एटीलैक्टेसिस तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो उसके फिर देखा कि यार उस हॉस्पिटल में तो 10 में से 6 केस ऐसे आ रहे हैं जिसको वो एटीलैक्टेसिस बोल रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोल रहे हैं। तब समझ में आएगा यार यहां तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो फ्यूचर में ये ध्यान रखना है आपको। ओहो, कोई खास कोई आया है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, आपको भी टीचर्स डे की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो भाई तो आज बेटा टीचर डे का मतलब समझो कि स्पेशल सर आज आए हुए हैं, ठीक है। सर आज मतलब मुझे तो गाने आते नहीं है, बच्चों के लिए आज कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। जब आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो करना होगा, ठीक है।
आज दुख गए आप मुझे। नहीं नहीं सर, आप जब क्लास में एंट्री किए हो तो आज बच्चों के लिए कुछ ना कुछ क्या हो जाए बेटा। अरे भाई सर से बच्चों से मत एक बेहतर सा गाना। ठीक है। नहीं सर, गई गाना ठीक है। अरे सर 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 अरे रोज हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आज वास्तव में बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन कैसे सेलिब्रेशन करें। बिलीव मैं खुद ऑफलाइन सेलिब्रेट कर रहा हूँ बच्चों के संग, ऑनलाइन सेलिब्रेशन कैसे हो। ठीक है, तो कुछ एक बेहतर से अंदाज में बच्चों के लिए कुछ 2 लाइन नहीं, मैं सोच रहा हूँ आप मोटिवेशन के लिए भी, और कुछ एक बढ़िया सा कर कुछ अगर सुना सकते हो सर, कोई पोएट्री, कोई सॉन्ग, कुछ भी। चलो भाई, सबको सर ने इतना सारा प्यारा इंट्रोडक्शन कर दिया अपना, और इतना सारा प्यार से रिक्वेस्ट कर दिया। तुम्हारी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत बहुत। अरे थैंक यू थैंक यू। फिजिकल सर, सॉरी फिजिकल में आग लगाए हुए हैं। ठीक है, हाँ बहुत बच्चे अब एक्चुअली ये वाले लाइव वाले बच्चे हैं ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाले तो देखते ही देखते ये वाले भी हैं। ठीक है, चलो भाई, तो सर आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, ठीक है ना, मेरे एक बहुत प्यारा सॉन्ग है, ठीक है ना, और उसको मैं सुना देता हूँ तुम सबको। ठीक है, थोड़ा और आगे आ जाते हैं। हाँ, बच्चों को पीछे वो बायो बॉटनी जूलॉजी नहीं आनी चाहिए ना यार, बच्चे बोलेंगे गाना सुने कि वो सुने। अरे थैंक यू भाई, सब लोगों को थैंक यू। ठीक है, आई होप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे लेक्चर्स। सर जैसे लेजेंडरी लोग अगर आपको पढ़ा रहे हैं फिर तो बायो की क्या ही टेंशन लेनी है। ठीक है, हाँ एक से मतलब बिल्कुल नहीं, चलो आपने भी फिजिकल में समा मान दिया। अरे थैंक यू सर। चलो भाई, एक काम करते, कमेंट छोड़ो, अब आराम से एक गाना सुनते हैं। सर को मैं एक गाना डेडिकेट करता हूँ और तुम सब बच्चों को। ठीक है, तो बहुत बहुत लकी डे होता है कि आप जैसे लोगों से और सर जैसे लोगों से मिलना और इस तरह से लाइव क्लास को इंटरफेयर करना। अभी मेरी क्लास चल रही है, मैंने कहा यार आता हूँ। नहीं करोगे। अब बच्चे सामने हैप्पी टीचर्स डे बोल रहे हैं। ठीक है, अब मुझे तो ना गाना आता है ढंग से सर में, ना डांस आता है, ना शायरी आती है। मैं बच्चों को ये बोल रहा हूँ, मुझे ज्यादा अच्छे से मतलब नेता वाली स्टाइल में बोलना भी नहीं आता। अच्छा, रियली मैं बस बस बेसिक बस पढ़ाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता अगर कहा जाए। ठीक है, अरे बच्चों को इतना प्रॉमिस जरूर करता हूँ, जिस दिन सेलेक्ट होंगे उस दिन जो ये बोलेंगे, ठीक है, अरे डांस बोलेंगे तो डांस करेंगे। ठीक है, तो पर आप सच में सही टाइम पर एंट्री हुई है आपकी सर। आपकी डांस, अरे याद रखो नीट 2023 में आना है, विद्यापीठ कोटा आना है, और यहाँ पे डीजे लगा के मनीष सर डांस करने वाले, तगड़े वाले। पक्का, अगर मैं सच कह रहा हूँ कि जब मेरे बच्चों का सिलेक्शन होगा और मेरे बच्चे सिलेक्शन की लाइन लगाएंगे, 100% डांस, मतलब मैं वैसे डांस नहीं करता, मतलब 100% डांस होगा, ये पक्की बात है, ये प्रॉमिस है मेरा। सामूहिक डांस होगा, सामूहिक। सामूहिक नहीं, बच्चों के संग डांस होगा, बच्चों का उसमें पार्टिसिपेशन होगा। पर हाँ, अभी सर आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में कुछ भी सर एक बढ़िया सा आज सुबह सुबह सुना के आया हूँ अपनी क्लास में। चलो मैं सुना देता हूँ, आओ सर। चलो बच्चों सब लोग, अरे फ्रेम में आओ सर। ठीक है, चलो आप सबको एक गाना डेडिकेट करते, ठीक है ना, और बहुत प्यारा सॉन्ग है, आवाज़ जैसी भी होगी बस सुन लेना, ठीक है ना। ओके, चलो ऐसा ना कि हाँ इंडियन आइडल टाइप सर आप मुंबई आ सकते हैं, ये मत बोल देना। हाँ चलो भाई सुनाते। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू सर। मजा आ गया सर। बहुत सही सर, बहुत यार आपकी मतलब साउंड बहुत प्यारी है सर। एक कुछ सर, नहीं सर कुछ और कुछ हमारे बच्चों को मतलब कैसा मजा आया, नहीं आया, साउंड परफेक्ट है नहीं है, मतलब सर जबरदस्त, मतलब भाई अब सर कुछ दो शब्द दिक्कत तो नहीं, सुनाने की दिक्कत नहीं, पता चल मेरी क्लास में चल रहा है कि सर आप भी ठीक है। सर बहुत बढ़िया, एकदम बच्चे एकदम मोटिवेट भी हुए होंगे। कुछ 2 लाइन बच्चों के लिए। अरे भाई बस अगले साल सिलेक्शन लो, हम सब लोग यही बोलते, ठीक है ना। बहुत सारी, आज भी मैं बात कर रहा था कि ये जो सेक्रीफाइस आप कर रहे हो ना, आज सोचो, आज इस टाइम पे जो लोग भी वीडियोस देख रहे हो, तो जो आप मोबाइल से प्यार हो रहा है आपको कि हाँ भाई मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पे जुड़े हुए हो, ट्राई कर रहे हो, और अलग सर का जो विजन है कि हाँ भाई अफोर्डेबल क्वालिटी आपको एजुकेशन जो मिल रही है, भाई इसको यूटिलाइज करो। और हम सब लोगों का एक सपना है, मिल रही है और टॉप
क्वालिटी की भी मिल रही है, मतलब अफोर्डेबल का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी क्वालिटी सुपर लेवल की मिल रही है, इंडिया बेस्ट क्वालिटी मिल रही है, सारे ऑसम टीचर आपको मिल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं खुद दिल से बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं वाला टर्म, ये तभी निकलेगा जब मैं फील करता हूँ। एक एक टीचर अपने लिए मतलब पूरी जान लगाने में लगा हुआ है सर, मैं खुद देखता हूँ सबके लेक्चर्स सुपर लेवल के। तो इसलिए बोल रहा हूँ उस रीजन को पूरा करेंगे। और मैं बार बार हम लोग सर लोग से डिस्कस भी करते हैं कि सर मतलब ऐसा हो जाए कि आदमी इंडिया का हर एक सीट हमारा बच्चा लेके जाए, इंडिया की सारी सीट हमारे बच्चे लेके जाए। ये हमारा वो दिन हमारा ना जो होगा सर, वो अल्टीमेट होगा कि सारे सिलेक्शन कहां से होंगे, पीडब्ल्यू से, सारी की सारी सीट पे कब्जा हमारा होगा। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूं आप सब लोग, और आप ही लोग करके दिखाओगे भी। ज्यादा दूर नहीं जाना है, ज्यादा दूर भी नहीं जाना, बस अगले साल की बात है। साल बदलेगा, हमारा दौर आएगा और आप सबका दौर आएगा, आप सब लोग रॉक स्टार बनोगे हमारी जिंदगी में। हम बोलते भी हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, बिल्कुल फैक्ट, बिल्कुल। क्योंकि जो हमारे पास बच्चे की क्वालिटी है ना, और जिस क्वालिटी का हम लोग दे रहे हैं, तो ये सिलेक्शन की लाइन तो लगाएंगे, पक्की बात है। चलो भाई, अरे बहुत बहुत थैंक यू सब लोग। आवाज वाज ठीक है, बस आप सब लोग पढ़ाई करते रहिए, ऐसे ही चलते रहिए। हम सब लोग मिलके आपका रिजल्ट, आपका सिलेक्शन सिक्योर होगा, ये बात जान जाओ। बस धीरे धीरे पढ़ाई करते रहिए और इसको एंजॉय कीजिए, इस प्रोसेस को ना एंजॉय करो, काटो मत, इस टाइम को काटो मत कि अरे पढ़ना पड़ रहा है, बॉटनी पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, ऐसा मत सोचो। ये सोचो कि यार इससे पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है ना, तो आप सब लोग अच्छे से एंजॉय करो, इस प्रोसेस को एंजॉय करो। ये जो चीजें चल रही है ना, बहुत लकी, मैं आज भी सर से बोलता हूँ कि यार ये जो आज के टाइम पे आपको जो चीजें मिल रही है, जितनी अफोर्डेबिलिटी के साथ मिल रही है ना, अगर मेरे टाइम होती तो शायद मैं भी बहुत ही अच्छा कर सकता था। ठीक है, तब भी हमने ट्राई करा है कि आप सबसे एक्सट्रीम टीचर, एक होता है ना सबसे टॉप क्वालिटी के टीचर्स आपके सामने खड़े हैं, सर खड़े, सब लोग आपके जितने भी लेक्चर्स ले रहे हैं सारे के सारे ऑसम टीचर्स हैं, और आप भी ऑसम हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आप भी ऑसम है, हमारे टीचर्स तो ऑसम है ही है, प्लस हमारे सारे बच्चे ऑसम है, ऑसम से भी सुपर ऑसम है। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आज टीचर्स डे पे ऑनलाइन ही हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, गाना सुना दिया। ठीक है, बच्चों को सर स्टार बन के भी दिखाना है। हाँ बस बस, यही चाह रहे हैं कि स्टार बन के दिखाएं, स्टार बन के दिखाओ, रैंक लेकर के आए, बस यही बस बस, शानदार। हम ठीक है, सब टीचरों की बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। टीचर्स डे दिन, मतलब टीचर्स डे वाले दिन मैं यही बोलूंगा, अलग सर की, हमारी पूरी टीम की, सारे आपके गुरुजनों की, कि बस हमारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करें और 2023 में बस ताबड़तोड़ सिलेक्शन दें। 2022 का भी रिजल्ट बहुत बेहतर आने वाला है 100%, और वही आप 2023 में करने वाले हो। बस यही मेरी हम सबकी बेस्ट विशेष रहेंगी बेटा। अब कितना मोटिवेट करूं मैं इनको। ठीक है, ज्यादा देर रुकूंगा पता चला एक और गाने का रिक्वेस्ट आने लगेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, आप आए बच्चों के लिए, थोड़ा सा आपके टीचर डे को थोड़ा स्पेशल बनाया सर, अगेन थैंक यू, बच्चों की तरफ से भी मैं थैंक यू बोल रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, हैप्पी टीचर्स डे सर। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में टीचर डे सेलिब्रेट नहीं हो सकता। ठीक है, देखो आज सर ने एंट्री की और टीचर डे सेलिब्रेशन हुआ, थोड़ा ही क्यों ना, मतलब आप समझ रहे हो, सफिशिएंट है। हमारे बच्चे, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपसे दूर हैं, हम दूर हैं फिर भी आपसे जुड़े हुए हैं, हर समय जुड़े हुए हैं। आप बिलीव करो या ना करो, दूर है पर दिमाग कहीं ना कहीं बच्चों में ही रहता है हमेशा, कि आज ये लेक्चर है, कल वो लेक्चर है, बच्चों के संग क्या दिक्कत आ रही होगी, क्या समझ में नहीं आ रहा होगा। आपके कमेंट्स भी देखते हैं हम सारे के सारे, कि बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे को वास्तव में हर चीज ब्रेन में सेट हो रही है नहीं हो रही, तो कुछ भी हो। अरे सर, ये हमारी बैकबोन है, मैं सच बता रहा हूं, मतलब ये बैकबोन क्या सब कुछ है। तो मैं तो सेलिब्रेट इनको भी कहूंगा, अगेन हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। क्योंकि बिलीव नहीं करोगे, हम तो आते हैं लेक्चर लेके निकल जाते हैं, हमारे लेक्चर की पूरी स्लाइड बनाने से लेकर के, उसका क्वालिटी से लेकर के, अपलोडिंग से लेकर के, जैसे आप बिलीव नहीं करोगे, रात के 11 बजे भी अगर मैं आता हूं तो सारी टीम मुझे मिलती है इतना डेडिकेशन के साथ कि अपना घर जाना कैंसिल कर देते हैं कि सर आज आप आ रहे हो तो नहीं सर अब नहीं जाएंगे, जाने वाले थे पर लेक्चर लेने आ गए, नहीं सर अभी आप आए हो तो लेक्चर पूरा लेके ही जाओ। 11, 12 कभी कभी 2, 3 बजे तक रुके हुए हैं ये लोग यहाँ पर। तो मैं तो कहूंगा कि मतलब इन सारे सर्स के लिए भी क्लैपिंग बनती है। तो मेरी तरफ से भी मतलब ढेरों सारी शुभकामनाएं सर। ओके बेटा, कंटिन्यू करते हैं अगेन। ठीक है, तो बात आ रही थी हमारी, हाँ स्ट्रक्चर,
बात आ रही थी हमारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। एक डॉक्टर की बता रहा था, बिल्कुल रियल स्टोरी थी, ठीक है। सपना सपना करके था नाम शायद, मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है, जो भी है। तो उस डॉक्टर ने अच्छे भले बच्चे को एटिलैक्टेसिस बोल करके, समझ रहे हो, वेंटिलेटर पर रखा, जबकि और डॉक्टरों से क्रॉस चेक कराया, उन्होंने कहा बाद में यार ये तो नॉर्मल है, बट वो कंडीशन ऐसी होती है ना, बच्चे को अगर आपके हाथ में देते हैं तो रिस्क आपका है, ठीक है। तो इस वजह से पेरेंट्स डर जाता है, पैसा नहीं भी होता तो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितना मांगते हैं वो देता है। तो ये डॉक्टर ने एक ट्रेंड बना लिया है, मैक्सिमम डॉक्टर ने, कि अगर देखता है कि पेरेंट्स कैपेबल है देने के लिए तो तुरंत, ये कॉमन चीज हो गई है, एटिलैक्टेसिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, और उठा के वेंटिलेटर के, जब मैंने पता किया कि वो जिस वेंटिलेटर पे मेरी बच्ची 2 दिन से है, वो वेंटिलेटर तो खराब है, यानी ये मुझे बाद में मालूम पड़ा कि वो वेंटिलेटर खराब है जिस पर मेरी बच्ची 2 दिन से लेटी हुई है। तो समझ में आ गया कि डॉक्टर पर, ऐसे डॉक्टर का जो पैसा है ना, वो सब नाली का पैसा नाली में जाता है। मैं सच कह रहा हूं, गलत तरीके से अगर पैसा कमाते हैं ऐसे डॉक्टर, तो सब लाइफ उनकी सुकून में नहीं रहती, ठीक है, हमेशा टेंशन रहती है और लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत होती है। तो बस मेरे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लाइफ में डॉक्टर बनना, पर इतने गंदे पैसे को एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि जो यहां लिया है वो सब यहीं देना है। अब तरीका क्या है वो आप देख लो, ठीक है। तो जितना भी हो बेस्ट, अच्छी अच्छी दुआएं लो, अच्छे काम करो, कभी भी गलत काम मत करना, जिस टाइप के डॉक्टर जो कोटा में है, ठीक है, सब जगह है। जिससे मेरा पाला पड़ा इसलिए मैंने बता दिया, ऐसी हर पेरेंट्स का पाला पड़ता होगा, ठीक है। सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते, मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, पूरे डिवोशन से काम करते हैं, उल्टा अपना पैसा भी लगाते हैं और ढेर सारा अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी वजह से सिस्टम चल रहा है। अगर सारी डॉक्टर इस तरीके से हो गए, ठीक है, डॉक्टर सपना जैसे, तो सारा का सारा, समझ रहे हो, सिस्टम ही खराब हो जाएगा। चलो खैर, ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की बात कर रहा हूं, इट इज आल्सो कॉल्ड एटिलैक्टेसिस, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वुलाई ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट लेसिथिन। अगर बर्थ के टाइम पर इस सर्फेक्टेंट लेसिथिन की कमी हो जाती है तो बेबी के जन्म के टाइम लंग्स प्रॉपर एक्सपेंड नहीं कर पाते, बच्चे को वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है, तो वेंटिलेटर की मदद से एक्सपेंशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, एटिलैक्टेसिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ओके। इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फिर से बोल दे रहा हूं मैं। हमारे लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, इसको थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थोरैसिक चैम्बर। अगर मैं चैम्बर की बात करता हूं तो चैम्बर समझना बनता कैसे है। आगे तो स्टर्नम हो गया, पीछे वर्टिकल कॉलम हो गए, लेटर साइड पर क्या हो गया? रिब्स, और नीचे इस चैम्बर को बंद करने के लिए क्या होता है? डायाफ्राम, ठीक है। अगर मैं चैम्बर की बात करूं तो समझना, यहां तो क्या हो गया? स्टर्नम, यहां क्या हो गया? वर्टिकल कॉलम, मान लो वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। लेटरल साइड पे स्टर्नम दिख रहा होगा, ठीक है, लेटरल साइड पे स्टर्नम दिख रहा होगा, वेंट्रल साइड पर, भाई मैंने बताया ना, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, लेटरल साइड पर रिब्स, और डॉर्सल साइड पर क्या था? डॉर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम। ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, डॉर्सल साइड पर, ठीक है, वर्टिकल कॉलम, और लेटरल साइड पर क्या दिख रहे हैं? यहां पर आपको रिब्स दिख रहे हैं, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। चलो, अब ये तो डॉर्सल साइड होगी, डॉर्सल, ये स्टर्नम हो गया, वेंट्रल साइड हो गई। अब डॉर्सल और वेंट्रल को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन है यहां पर? आप जानते हो यहां पर क्या हो जाएंगे? रिब्स। मैं थोड़ा यहां दिखा देता हूं, जैसे मानो ये रिब्स हैं, समझने की कोशिश करना, इस तरीके से रिब्स हो जाएंगे, यहां पर रिब्स जुड़े हुए हैं। तो और ये पूरा चैम्बर बनेगा, पीछे ये हो गया, आगे ये हो गया, लेटर साइड पर क्या हो गया? रिब्स हो गए, और नीचे बंद करने के लिए क्या होगा? यहां पर डायफ्राम, नीचे क्या होगा? डायफ्राम, जिस चैम्बर को पूरे को अच्छे से बंद करेगा, ठीक है। और ये पूरा एक थोरैसिक चैम्बर बन जाएगा इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, जिसके अंदर कौन होते हैं? लंग्स। तो अगर मैं पूछूं कि आगे स्टर्नम, वेंट्रल साइड पर, डॉर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम, लेटरल साइड पर रिब्स, और लोअर साइड पर डायफ्राम मिलकर के एक एयर टाइट चैम्बर बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लंग्स होते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज, अच्छा, सॉरी, रेट बता रहा हूं मैं, और बताना दिया ये, कोई नहीं, ये अभी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, जस्ट अगला स्टेप है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बता दूं इसके बाद।
चलो मैं एक्सप्लेन कर दिया तो कर ही देता हूं मैं। द लंग्स आर सिचुएटेड इन अ थोरेसिक चैम्बर विच आर एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। द थोरेसिक चैम्बर फॉर्म्ड बाय, अभी बताया मैंने। आगे क्या होगा यहां पर, आगे वापस उसको बताऊंगा, अभी 1 मिनट रुक जाओ। आगे क्या होगा यहां पर, स्टर्नम। पीछे क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम। और इनको कनेक्ट करने के लिए यहां पर क्या होंगे, रिब्स। समझ गए, क्या होंगे, रिब्स। समझ लो इस तरीके से बस। तो इस तरीके से ये आपस में जुड़े हुए हैं। मान लो सिंपल दिखा देते हैं इस तरीके से, ये जुड़े हुए हैं। अच्छा ऊपर नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर जुड़ेगा, ऐसे नीचे वाला नीचे। कुछ इस तरीके से आपका रिब केज बनेगा जिसके अंदर लंग्स होते हैं। ये डॉर्सल साइड हो गई आपकी, ये वेंट्रल साइड हो गई, ठीक है। लेटरल साइड पर क्या आ गए, यहां पर रिब्स आ गए। और रिब्स के बीच में क्या होते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। ये तो आप जानते हो, जो आपस में इनको जोड़ते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स इनको आपस में जोड़ते हैं। तो इस तरीके से एक चैम्बर बनता है, इसको हम थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं, ठीक है। और लोअर साइड पर क्या होगा, डायफ्राम। नीचे डायफ्राम होगा जो इस चैम्बर को अच्छी तरीके से बंद करके रखेगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आता है कि कहां पर क्या। तो डॉर्सल साइड पर क्या होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल पर क्या, स्टर्नम। लेटरल पर रेप्स और लोअर साइड डायफ्राम। इन सब से मिलकर के एक एयर टाइट चैम्बर बनता है। इस एयर टाइट चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक चैम्बर। ये क्वेश्चन बनता है तो उसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई। आगे आते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इफेक्टेड बाय, मान लो जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज जहां से हो रहा था उन मेम्ब्रेन की थिकनेस को मैं इंक्रीज कर दूं। अगर मैं जहां से डिफ्यूजन हो रहा है उस मेम्ब्रेन की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, जरा बताओ, जरा बताओ। अगर फिर से बोल रहा हूं मैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, फटाफट रिस्पॉन्स दो मुझे, ठीक है। अगर हम थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस को इंक्रीज कर देते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा या डिक्रीज, फटाफट रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज। बहुत बढ़िया, यही रिस्पॉन्स चाहिए था। अगर आप थिकनेस बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन धीमा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज, बहुत सही, सुपर सुपर, यही चाहिए, ठीक है। डिक्रीज, बहुत सारे बेटे डिक्रीज लिख रहे हैं, बहुत सही, एक भी इंक्रीज नहीं है। तो अगर आप थिकनेस बढ़ाते जाओगे तो डिफ्यूजन कम होता जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो थिकनेस जितनी बढ़ाओगे डिफ्यूजन उतना ही कम होगा। मींस रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है किसके, थिकनेस के। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इफेक्टेड बाय थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो यहां रेट क्या होगा, इनवर्सली, ये क्वेश्चन आता है, रेट क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, थिकनेस के। एक क्वेश्चन तो ये आएगा। अब समझो, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस, किसी गैस का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक है, उसका डिफ्यूजन पहले होगा। जिसका पार्शियल प्रेशर कम है उसका डिफ्यूजन पहले होगा। फास्ट डिफ्यूजन किसका होगा, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, समझ रहे हो, उसका डिफ्यूजन भी ज्यादा। क्लियर है बिल्कुल। तभी तो ऑक्सीजन लंग्स से कहां जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, और CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहां जाती है, लंग्स के अंदर, या अपोजिट जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर या लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जाता है। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। यानी अगर मैं पार्शियल प्रेशर की बात करता हूं तो पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं पार्शियल प्रेशर के, ठीक है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी, जैसे मैंने बताया था कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, पर क्या नाइट्रोजन डिफ्यूज हो रही है, नो। क्यों, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है।
जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा उसका डिफ्यूजन रेट भी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, CO2 का डिफ्यूजन रेट भी ज्यादा होता है, इसीलिए। तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम हायर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा डिफ्यूजन। यानी मैं ये भी तो बोल सकता हूं, सॉल्युबिलिटी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। मींस पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन के। मैं दोनों का केस ले रहा हूं, दोनों के केस के अंदर जो रेट होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी किसके, सॉल्युबिलिटी के एंड पार्शियल प्रेशर। सॉल्युबिलिटी और पार्शियल प्रेशर दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, समझे। अलग सर प्लीज, बेटा अलग सर यहां नहीं है, ठीक है, अलग सर दिल्ली में है, हम लोग कोटा में हैं, ठीक है। तो अलग सर का प्यार तो आपके साथ है ही और हमेशा रहेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं लाइव आज अलग सर हो सकता है आपके पास, चिल्ड्रंस डे पर तो पक्का आएंगे, या वो तो आपसे कनेक्टेड रहते ही हैं, ठीक है। और चिल्ड्रंस डे पर भी हम लोग कहीं ना कहीं सभी लोग मिलकर के आपसे कनेक्ट होंगे, और हो सकता है अलग सर का प्लानिंग चल रहा हो आपसे मिलने का, मतलब कनेक्ट होने का ऑनलाइन, मुझे आइडिया नहीं है, बट हाँ ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर हैं कोटा में, अलग सर दिल्ली में है, ठीक है। तो ठीक है, आप रिक्वेस्ट करो, अलग सर जरूर लाएंगे, ठीक है। पंकज सर बिल्कुल, तो वो भी आप, अगर आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो जहां तक है वो भी आएंगे, ठीक है। अभी हम लोग स्टूडियो में हैं, तो यहाँ तो अभी जो जो मतलब अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, मैं ही हूँ, ठीक है। तो सर थे, अभी सर आए, ठीक है। अगर कोई होता तो 100% आज लाइव में आता, और अगर सर की क्लास कहीं होगी तो आज 100% आएंगी क्लास के अंदर, तो ठीक है। कंटिन्यू कंटिन्यू, अभी नहीं है बेटा, अभी जो अवेलेबिलिटी थी सर अचानक से आई गई अपने आप ही, ठीक है। तो अगर वो बीच में आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया, पर अभी यहाँ नहीं है वो, ठीक है। हम लोग थोड़ा कहीं आउटर में स्टूडियो बना हुआ है तो वहां से क्लास ले रहे हैं अभी, ओके, समझे। स्टार्ट करते हैं। सारे टीचर्स आपके अलग अलग हैं, कोई दिल्ली से क्लास लेता है, ठीक है, कोई कानपुर से क्लास लेता है, कोई पटना से क्लास लेता है, MR सर आपकी पटना से क्लास लेते हैं, तरुण सर दिल्ली से क्लास लेते हैं, मैं और पंकज सर आपकी कोटा से क्लास लेते हैं, अलग सर भी दिल्ली के अंदर हैं, आप समझ गए। आपके बिल्कुल बेटा, सारे टीचर्स आपके औसम औसम अलग अलग जगह हैं, कोई कानपुर है तो कोई लखनऊ भी है, सर्वेश सर आपके, ठीक है, इस समय शायद कानपुर में है तो कानपुर से क्लास लेंगे। तो सारे टीचर्स आपके अभी अलग अलग जगह हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेंगे, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपसे जुड़ेंगे किसी न किसी तरीके से, पर अभी फिलहाल यहां पर, ठीक है, मैं अकेला हूं एक, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, यस। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो बस आग लगा दो, डाउट नहीं है तो आग लगा दो या ब्रेन से रिप्रेजेंट कर दो, समझ जाऊंगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। हाँ सर्वेश सर बेटा, सर्वेश सर, सर्वेश सर, सर्वेश सर, तो मैं शायद कानपुर में होंगे, कानपुर, ठीक है, समझ गए। अब समझ में आ गया तो सारे के सारे, मैं सारे टीचर्स की तरफ से, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप सबकी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे के बेस्ट विशेष में लेता हूं, और सारे टीचर्स की तरफ से बेस्ट विशेष में आपको ट्रांसफर में देता हूं, ठीक है। सबकी दुआएं, सबकी जो भी कुछ है, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो आपके संग जुड़ी हुई हैं, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, बहुत बढ़िया, सुपर, एकदम सेट है ब्रेन में। एक ये लाइन है समझने वाली है, मतलब एकदम इतनी जल्दी समझ में तो नहीं आएगी, समझना। हमारे लंग्स, अगर मैं आपसे कहूं कि एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, जो स्पॉन्जी होते हैं, सॉलिड का मतलब उसमें कैविटी नहीं होती, वो फूलते नहीं है, लंग्स वही हैं जैसे हैं। आपको सर ऐसे कैसे होता है? एयर ले रहे हैं तो लंग्स तो अंदर आ रही है ना, लंग्स आ रही है, सॉरी एयर आ रही है, लंग्स में नहीं है, लंग्स में भी आ रही है, पर जो ओपनिंग एक्सपेंडिंग हो रही है वो लंग्स की नहीं हो रही, वो उस चैम्बर की हो रही है जिसके अंदर लंग्स हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना। मान लो ये ट्रैकिया है,
ये ट्रैकिया है, ये ऐसे समझो, ये लंग्स हैं, ये ट्रैकिया है। लंग्स हमारे कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, विद प्रेजेंट इन एयर टाइट चैम्बर। समझने की कोशिश करना, ये एकदम भरे पड़े हैं, भरे पड़े हैं एयर टाइट चैम्बर में। आपको पता है कितने एल्वलाई होते हैं दोनों लंग्स के में? 300 मिलियन एल्वलाई। सरफेस एरिया 70-100 मीटर स्क्वायर या 80-100 मीटर स्क्वायर। तो लंग्स हमारे पोरस होते हैं, स्पॉन्ज की तरह होते हैं, ठीक है, एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, पर एक्सपेंडिंग नहीं होती, कोई कैविटी नहीं होती। ये एक चैम्बर में होते हैं। किसमें होते हैं? चैम्बर के अंदर। मान लो ये चैम्बर है, एयर टाइट चैम्बर, इसके अंदर लंग्स हैं। अगर मैं इस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं, इस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर दूं, वॉल्यूम बढ़ा दूं, वॉल्यूम मैंने चैम्बर का इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होते ही क्या होगा? ये एयर तुरंत तेजी से अंदर आएगी, एयर अंदर आएगी। और एयर अंदर आएगी तो कहां जाएगी? क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं ना, ये हाईली वेस्कुलर होते हैं, या ब्लड वेसल्स होते हैं। इनमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, पूरा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है, डेंस नेटवर्क ऑफ। जब एयर अंदर आती है तो यहां से एयर सीधी का चली जाती है ब्लड के अंदर। जब वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एयर बाहर, एयर अंदर। तो एयर का आना और जाना इस चैम्बर के वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिपेंड करता है, जिसके अंदर लंग्स होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, लंग्स हमारे एक चैम्बर में होते हैं, इसको थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं। इस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इस चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। क्लियर है बिल्कुल? चैम्बर का, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। लंग्स तो पोरस है, स्पॉन्ज जैसे। जब चैम्बर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की एयर, क्योंकि एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर होता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो एयर अंदर आ जाएगी लंग्स के अंदर। लंग्स से होती है एयर कहां जाएगी? ब्लड के अंदर। फिर जब वॉल्यूम कम होगा तो आज एयर कहां जाएगी? वापस बाहर। तो एयर का आना और जाना इस चैम्बर के वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिपेंड करता है। समझ गए? तो लंग्स हमारे सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, विच प्रेजेंट इन एयर टाइट चैम्बर, इसको थोरैसिक चैम्बर बोलते हैं, उसके अंदर होते हैं। ठीक है, समझे? तो मेमेलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी सकिंग टाइप विद नेगेटिव प्रेशर। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है अंदर, जैसे मानो सिरिंज है या कोई पिचकारी है, आप हाथ लगाओ, खींचो उसको, सिरिंज को खींचोगे, पिस्टन को खींचोगे, पिस्टन कोई पिचकारी का हो या सिरिंज होती है, मेडिकल में यूज करते हैं, हाथ अंदर वैक्यूम बन जाएगा ना। अंदर वैक्यूम बनने का मतलब है अंदर नेगेटिव प्रेशर आ गया, हाथ हटाओ तेजी से एयर अंदर आएगी। तेजी से अंदर क्यों आ रही है? क्योंकि एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है। तो आपने सिरिंज खींची, वैक्यूम जनरेट हो गया, और एयर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो तेजी से एयर अंदर आएगी। क्लियर है? इसीलिए हमारे लंग्स भी एक्सपेंडेड फॉर्म में होते हैं जब हमारी बर्थ होती है। पहले लंग्स कोलैप्स थे, जन्म लेते ही फूल, मतलब हमारी थोरैसिक चैम्बर एक्सपेंड हो जाती है अंदर से एक्सपेंड होते ही समझना मेरी बात, एयर अंदर आ जाती है, और लाइफ टाइम ये एयर हमारे लंग्स के अंदर रहती है, लाइफ टाइम, ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर। क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर लिया है हमने एक्सपेंशन के टाइम पर, उसके बाद ये एयर हमारे लंग्स में ही रहती है। समझ रहे हो? तो यहां तक मुझे लगता नहीं है बेटा कोई डाउट होना चाहिए। तो हमारे लंग्स में बताया हमने कि एक्सपेंशन कैसे होता है, तो लंग्स का एक्सपेंशन आपको क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट है? हैप्पी टीचर्स डे पंकज सर, बिल्कुल सारे टीचर्स आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेंशन सारे टीचर्स मतलब आपको कहीं ना कहीं आज मिलेंगे, मतलब ऑनलाइन, अभी यहाँ तो नहीं है। जिन टीचर्स की क्लास होगी आज आपकी, यकीन के अंदर वो तो मिलेंगे ही आपको। ठीक है,
बीएमएस 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 बीएमएस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ टीचर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर लेंगे, वहां आपको क्लास मिल जाएगी। कुछ टीचर्स लाइव फॉर्म में आपको मिलेंगे, तो वहां आपको आज उनकी, ठीक है, इंटरेक्शन आपसे हो जाएगा। अपनी अपनी अलग अलग जगह से होंगे। यहाँ तो रिस्ट्रिक्शंस है, मैं अकेला हूँ अभी पूरे इसके अंदर, ठीक है, तो समझ गए ना। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो ठीक है, नहीं तो आज सब लोग एक जगह होते तो सारे लोग एक साथ आते आपके पास, पक्की बात है। अगर एक ही जगह होते, खींच के लेकर के आते सबको, एक साथ ही होते, ठीक है। तो मेमोरी लंग समझ में आ गया। सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, सकिंग टाइप के होते हैं, नेगेटिव प्रेशर होता है। पर फ्रॉग के लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है। और कभी भी एयर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है? नहीं करती। तो जैसे मानो साइकिल का जो टायर है, ट्यूब है, जब उसमें आपको एयर भरनी होती है तो पंप यूज करना होता है। पंप क्यों यूज करना होता है? अंदर भाई आपको क्या करना है, प्रेशर से एयर अंदर डालनी है। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर ज्यादा होगा कंपेरेटिव बाहर के प्रेशर से, तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर अपने आप नहीं जाएगी, उसको प्रेशर से डालना होगा, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है कि लंग्स अगर नेगेटिव प्रेशर रखते हैं तो बाहर की एयर अपने आप चली जाएगी, पर लंग्स अगर पॉजिटिव प्रेशर रखते हैं, लाइक बैलून, अब बैलून के अंदर आपको क्या करना है, एयर भरना है, तो प्रेशर से डालना होगा। ऐसे ही बैलून की तरह फ्रॉग के लंग्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है, तो उसको अपने अंदर एयर को भरने के लिए पहले क्या करना होता है, अपनी बकल कैविटी के अंदर एयर को भरना होता है, फिर अपने नॉस्ट्रिल को बंद कर लेता है, फिर दबाता है इसको, तब जाकर के प्रेशर से एयर कहां जाती है, उसके लंग्स के अंदर। क्योंकि उसके लंग्स में पॉजिटिव प्रेशर होता है, वो एयर को सक करने में कैपेबल नहीं होता। समझे बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये वाली बात क्लियर हो गई। सच अरेंजमेंट इज, आगे देखो मैंने बताया ना कि जो अरेंजमेंट है थोरेसिक चैम्बर वाला, डोर्सल, वेंट्रल, लेटरल, अगर ये अरेंजमेंट नहीं होता तो आप अपने थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते थे। भाई थोरेसिक वॉल्यूम क्या क्यों इंक्रीज होता है? ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिप्स ऊपर होते हैं, वॉल्यूम बढ़ जाता है। मसल्स रिलैक्स करते हैं, रिप्स नीचे होते हैं, वॉल्यूम घट जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज और जो डिक्रीज हो रहा है ना, इसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से एयर इनल और एक्सिल हो रही है। यानी एयर का आना और जाना वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिपेंड करता है, या प्रेशर के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर करता है। और प्रेशर का इंक्रीज और डिक्रीज होना किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर। वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज होना किस पर डिपेंड करता है? आप बोलोगे इन मसल्स के, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पर। यानी ये जो अरेंजमेंट है डायफ्राम की मसल्स का, इंटरकोस्टल मसल्स का, स्टर्नम, रिब्स का, समझ रहे हो, ये अरेंजमेंट बहुत एसेंशियल अरेंजमेंट है। अगर ये अरेंजमेंट नहीं होगा तो थोरेसिक चैम्बर नहीं बनेगा, चैम्बर नहीं बनेगा तो एक्सपेंशन, समझ रहे हो, प्रेशर में चेंज नहीं होगा, प्रेशर में चेंज नहीं होगा तो इनल एक्सिल नहीं होंगे, समझ गए ना। डॉर्सली वेंट्रली, डॉर्सली वेंट्रली, डॉर्सल आ गया आपका, वेंट्रल भी आ गया आपका, लेटरल आ गया आपका, लोअर साइड में डायफ्राम आ गया, ठीक है। सरफेस एरिया में बता चुका हूं लंग्स का कितना होता है। एक मिनट, आपकी पंकज सर से तो बात करा सकता हूं, अलग सर से तो नहीं करा सकता। अगर उठा लेते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है। सर लाइव में हूं, बच्चे आपकी बहुत डिमांड कर रहे हैं, एक बार बच्चों को मोटिवेट कर दो, एक बार।
सारे बच्चे टीचर्स डे की शुभकामनाएं दे रहे हैं। यकीन 2.0, यकीन 2.0। अब मैं आपको दिखा भी, बच्चों का मैसेज दिखा देता हूं। कंटिन्यू, बच्चे किस तरीके से कंटिन्यू आपको विशेष ओके, बस मैं यही, ठीक है। अब आप, ओके सर, ठीक है, बाय सर, बाय बाय सर, बाय। ओके, इच्छा पूरी हो गई, ठीक है। तो जो पॉसिबिलिटी थी मैंने करा दी, पंकज सर से डिस्कशन हो गया, तो आज आपका टीचर्स डे एंजॉय हो रहा है। खुश? चलो वापस आते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं। आज आपके दो दो टीचर से आपकी मुलाकात भी हो गई, ठीक है। सबकी विशेष आपको मिली गई और आपकी विश उनको मिली चुकी है। तो आप कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बेटा यहां तक एकदम क्लियर है। अब बात आती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये एक पार्ट हमारा क्लियर हो जाता है। एक पार्ट हमारा क्लियर हो जाता है क्या, कि एक्चुअल में रेस्पिरेटरी ट्रैक है क्या, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में मैंने आपको पूरा लंग से लेकर के एल्वियोलाई तक का पूरा पार्ट एकदम क्लियर कर दिया है। तो यहां तक मैं मान के चल रहा हूं एकदम ब्रेन में सेट है। तो अब असली चीज चालू होगी यहां से। तो अब समझना, फिर से बोल रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अगर हम ब्रीदिंग की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ब्रीदिंग किस पर डिपेंड करती है भाई? एयर का आना और एयर का जाना किस पर डिपेंड करता है? जरा बताओ, एयर का आना और एयर का जाना किस पर डिपेंड करता है? आप बोलोगे सर एयर हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ही फ्लो होती है। फिर से बोल रहा हूं, एयर का मूवमेंट हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ही होता है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, एयर का फ्लो हमेशा हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर ही होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो आप चेंज कर नहीं सकते, लंग्स के प्रेशर को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। लंग्स यानी जिस कैविटी के अंदर होते हैं उस प्रेशर को आप चेंज कर सकते हो। अगर उस प्रेशर को हम चेंज करने की बात करते हैं, उस प्रेशर को हम चेंज करने की बात करते हैं, तो आप कैसे करोगे भाई? थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अंदर वैक्यूम जनरेट होगा, प्रेशर कम हो गया। वॉल्यूम कम करोगे, अंदर प्रेशर जनरेट हो जाएगा, एयर बाहर हो जाएगी। यानी एयर का इन एंड आउट किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर डिपेंड करता है। फिर से बोल रहा हूं, एयर का इन एंड आउट किस पर डिपेंड करता है? थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर करता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, एयर इन। वॉल्यूम डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज, एयर आउट। यानी एयर का इन एंड आउट किस पर डिपेंड कर रहा है? फिर से बोल रहा हूं, वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर। अच्छा, वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज होना किस पर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज होना डिपेंड करता है किस पे? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं? जिसकी वजह से ये वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज करता है। टू मसल्स, कौन कौन से? डायफ्राम मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम को फ्रीनिक भी बोल सकते हो, डायफ्राम को फ्रीनिक भी बोल सकते हो। और इंटरकोस्टल, कोस्टल मतलब रिप्स, इंटर मतलब रिप्स, पसलियों के बीच में इंटरकोस्टल। तो इंटरकोस्टल मसल्स। अगर मैं इंटरकोस्टल मसल्स की बात करता हूं तो ये भी टू टाइप के हो सकते हैं। तो पहले इंटरकोस्टल मसल्स देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाई एक तो डायफ्राम मसल्स हो गए, एक इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल मसल्स भी कितने टाइप के हो सकते हैं? टू टाइप के। मेनली टू टाइप, और भी टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के होते हैं, पर मेनली टू टाइप के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डायग्रामेटिकली अगर मैं दिखाएं हम इसको,
देखो समझने की कोशिश करना। अगर आप रिप्स को देखोगे ना, ये तो स्टर्नम हो गया, ये रिप्स हो गए। अब दो टाइप के मसल्स हैं। एक मसल्स तो जो आपको दिख रहे हैं, बाहर दिख रहे हैं, जो बाहर दिख रहे हैं वो कौन से हैं? जो समय दिख रहे हैं आपको ग्रीन कलर से, ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। समझना। और इनके पीछे अंदर होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। अंदर कहां पर, अब दिखाता हूं, वापस जा रहे हैं। अरे कोई नहीं, दिख रहे हैं पीछे, अंदर आ गए। जो अंदर दिख रहे हैं आपको, अंदर वाले, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है। जो अंदर दिख रहे हैं आपको, जो अंदर दिख रहे हैं ना, ये इंटरनल। जो बाहर दिख रहे थे ये एक्सटर्नल है। जो अंदर दिख रहे हैं वो इंटरनल है। क्लियर? बिल्कुल। फिर से मैं बोल रहा हूं, देखो अभी आपको तो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो बाहर वाले मसल्स हैं। उनके अंदर लेयर कौन सी है? इंटरनल की, ठीक है। उनके अंदर लेयर कौन सी है? इंटरनल की। क्लियर है? बिल्कुल। तो अगर मैं इनको भी हाइड कर देता हूं, इनको भी हाइड कर देता हूं इस तरीके से, तो अब आपको ओनली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स दिख रहे हैं। एक्सटर्नल को हटा दिया जाए तो अब कौन से दिख रहे हैं? अंदर इंटरनल। यानी अंदर जो है, अंदर की जो लेयर है वो इंटरनल की है, बाहर की जो लेयर है वो एक्सटर्नल की है। जैसे मानो ये इंटरनल है, बाहर कौन से लगे हुए हैं? एक्सटर्नल। बाहर वाले हटा दोगे तो इंटरनल दिखना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दो लेयर होते हैं, एक एक्सटर्नल और इंटरनल। उनके बाद भी एक लेयर और होती है, पर वो आपके काम की अभी नहीं है। आपको दो ही लेयर ध्यान रखनी है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। एक हो गए एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक हो गए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। समझ रहे हो ना मेरी बात? एक्सटर्नल वाले जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मानो ये रिप केज है आपका, रिप्स हैं। जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिप्स ऊपर उठते हैं, ये ऊपर उठे, ये ऊपर उठे, ये ऊपर उठे, रिप्स ऊपर उठ गए। जब ये रिलैक्स करते हैं तो रिप्स नीचे आ जाते हैं, ये आ गए, बस। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिप्स ऊपर आ गए, एक्सटर्नल वाले। जब एक्सटर्नल वाले रिलैक्स करते हैं, रिप्स नीचे आ गए। रिप्स ऊपर जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, एयर अंदर आ जाती है। रिप्स नीचे आते हैं, वॉल्यूम घटता है, एयर बाहर निकल जाती है। यानी अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा? अगर ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम। अगर ये मसल्स रिलैक्स करते हैं तो डिक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का इंक्रीज होना और डिक्रीज होना इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पर करता है। पर कब? जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो। समझ रहे हो ना? क्लास में मजा आया ना? आज प्रॉपर एंजॉय किया? ठीक, अब सारे टीचर्स को तो नहीं ला सकता यार, ठीक है। ठीक है, अभी सबकी क्लास होगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आएगी, किसी की लाइव भी आएगी, ठीक है। तो हर टीचर अपनी अपनी क्लास के अंदर आपसे इंटरेक्ट जरूर करेगा, पक्की बात है, ठीक है।
टीचर्स डे यार जरूर करेगा, ठीक है। समझ रहे हो, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। ये कब काम करते हैं? वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ये वर्क कब करते हैं? ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। ठीक है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, रिलैक्स करते हैं, वॉल्यूम घटता है, ठीक है। पर जब आप दौड़ लगाते हो, फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हो, ठीक है, तब क्या होता है? देखो, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर क्या थे? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, वॉल्यूम बढ़ जा रहा था, रिलैक्स कर रहे थे, वॉल्यूम यहीं आ रहा था, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है तो इन रिब्स को और नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे लाना पड़ेगा। जब नीचे लाना है, इनको और नीचे लाना है, तो आपको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज करने पड़ेंगे। एक्सटर्नल तो रिब्स को ऊपर ले जाते हैं और यहां तक लाते हैं, इंटरनल इसको और पास लेकर के आएंगे। जब पास और लेकर के आएंगे तो वॉल्यूम और कम होगा और तेजी से एयर बाहर निकलेगी। यानी अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की मैं बात करता हूं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की अगर मैं बात करता हूं, तो ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उल्टा होगा, या इंक्रीज होगा, इनके कॉन्ट्रैक्ट होने पर डिक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम। और इनके रिलैक्स करने पे क्या होगा? इंक्रीज होगा थोरेसिक वॉल्यूम। तो थोरेसिक वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज होना, फिर से बोल रहा हूं, थोरेसिक वॉल्यूम का इंक्रीज और डिक्रीज होना किस पर डिपेंड करता है? इन दो, समझना मेरी बात। अगर एक्सटर्नल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिब्स ऊपर जाते हैं, वॉल्यूम बढ़ गया, रिलैक्स करते हैं, ये आ गए, ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, इनिल एक्सिल हो रहा है। अब आप फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो तो इनकी अलावा क्या करोगे? स्क्रिप्स को और पास लाओगे, और पास लाओगे, तब एयर तेजी से बाहर निकलेगी। जब एयर को तेजी से बाहर निकालना है, इनको पास लाओगे, पास लाने के लिए क्या करोगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स यूज करोगे। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, उल्टा हो जाएगा। ये समझ में आया? फोर्सफुल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग। तो ये चीज समझ में आई होगी बेटा। इन दो मसल्स के, अभी डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है बताता हूं अभी मैं। पर एक्सटर्नल और इंटरनल में कोई डाउट है तो मुझे बताओ, एक्सटर्नल और इंटरनल में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। समझ में आया नहीं आया? आज इतना ही रखेंगे क्योंकि टाइम 1:30 बजे तक का ही है आज, ठीक है। रखेंगे तो इतना, यहां तक समझाओ, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। फिर कल हम कुछ नई चीजें बात करने वाले हैं। यहां तक एकदम ब्रेन में सेट होना चाहिए। ब्रीथिंग है क्या? एटमॉस्फेरिक एयर का लंग्स में जाना, लंग्स की एयर का वापस एटमॉस्फेयर, लंग्स वापस एटमॉस्फेयर। वो किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, बाहर की एयर अंदर, वॉल्यूम कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा, अंदर की एयर बाहर, ठीक है। और वॉल्यूम का कम होना और बढ़ना किस पर डिपेंड करता है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। एक तो डायफ्राम मसल्स, जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि डायफ्राम मसल्स नॉर्मल केस में ऐसे होते हैं डॉम शेप, जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फ्लैट हो जाते हैं, फिर डॉम शेप, फ्लैट। तो ऐसे भी वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो हम कल समझाएंगे किस एक्सिस में। अगर इंटरकोस्टल मसल्स की बात करते हैं तो टू टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल रिब्स को ऊपर ले आते हैं, इंटरनल रिब्स को नॉर्मल से भी अंदर लेकर के आते हैं। एक्सटर्नल रिब्स को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? जैसे मान लो ये बकेट है, बाल्टी, ये बाल्टी का एक हैंडल है, हैंडल समझ में आ गया होगा। एक हैंडल है, मानो एक हैंडल और जोड़ देता हूं, उससे मैं एक हैंडल और जोड़ देता हूं, एक हैंडल और जोड़ देता हूं, एक हैंडल और जोड़ दिया, एक हैंडल और जोड़ दिया, क्या बन गया? रिब केज बन गया। कई हैंडल को आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। इनको जोड़ने के लिए हमने क्या यूज किया? मसल्स को यूज किया, इंटरकोस्टल मसल्स।
अगर आप एक हैंडल को उठाओगे तो सारे के सारे रिब्स कहां जाएंगे? ऊपर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एक हैंडल उठता है, सारे हैंडल उठेंगे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। यानी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कब होता है? जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, वॉल्यूम कम, इंक्रीज कम। पर जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम नॉर्मल से भी कम होता है, रिलैक्स करते हैं बढ़ जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से ही वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, और वॉल्यूम के इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से ही प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जिस वजह से एयर का मूवमेंट इन एंड आउट होता है। समझ में आ गई होगी अगेन, ठीक है? एक एक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है बेटा। तो आज इतना ही रखने वाले हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का पहला स्टेप समझ में आ चुका है। अगला स्टेप हम कल लेने वाले हैं। ओके, तो अगेन ढेरों सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारा प्यार, ठीक है? और मिलते हैं कल फुल एनर्जी के साथ, ठीक है? अगेन हैप्पी टीचर्स डे, ठीक है? सारे टीचर्स को समझ रहे हो ना बेटा? और ठीक है, बस यही सब दुआएं हैं कि 2023 में आप बेस्ट परफॉर्म करो। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल लेक्चर में, ठीक है? बाय बेटा।